नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। VBCN IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। जदयू को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा झटका दिया है। जिस नेता को खुद सीएम नीतीश कुमार ने जदयू की सदस्यता दिलाई थी, उसी नेता को तेजस्वी यादव आरजेडी में शामिल कर चुके हैं। औरंगाबाद में राजद की ओर से मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व MLC व जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह जदयू को छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है। तेजस्वी यादव ने खुद उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाई। हम आपको बता दें कि गया के नक्सल प्रभावित इलाका इमामगंज के रहने वाले अनुज कुमार सिंह जदयू से MLC बने थे, लेकिन साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी से गठबंधन होने के बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए। तब अनुज सिंह वज्रगंज विधानसभा सीट से बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने काफी जोर भी लगाया था, लेकिन अंत में बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद वह पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे थे। बीते 21 अक्टूबर को अनुज कुमार सिंह ने बीजेपी को छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया था। सीएम नीतीश कुमार ने खुद अनुज कुमार सिंह को जदयू की सदस्यता दिलाई थी और अब अनुज कुमार सिंह ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी हाल ही में जदयू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह, जदयू की प्रेमा चौधरी, पूर्व MLC कृष्णा सिंह, खगड़िया के मनोहर यादव आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। आज जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के वो आरजेडी ज्वाइन करेंगे। अच्छा। उनको मुख्यमंत्री ने खुद ही सदस्यता दिलवाई थी। बहुत कम होता है जिसको जी अपने से पर्ची काट के देते हैं। तो गया औरंगाबाद का दावा लेता है वो पार्टी ज्वाइन। अच्छा। और आने वाले दिन में अभी हम लोग तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में घूम रहे थे, जो हमने निर्णय लिया है, जो मुसहर के बेटे को उम्मीदवार बनाया है, जो शाह के पार्टी है और लालू यादव इस मिलन समारोह के अवसर पर आए हुए पधारे हुए युवा के आइकॉन, देश में युवा के दिलों की धड़कन आदरणीय तेजस्वी यादव जी आज का मिलन समारोह अनुज भाई के राष्ट्रीय जनता दल परिवार में मिला रहे हैं, लेकिन इनका दिल के बहुत पहले से राष्ट्रीय जनता दल में मिला हुआ था। माननीय विधायक जी समझ रहे हैं, कहीं कोई चुनाव आप लोगों ने देखा मात्र गठबंधन का अंतर 12,000 का हो? इन लोगों ने जनादेश का पानी नहीं बल्कि जनादेश की चोरी करने का काम किया। चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी। ये जनता के मुख्यमंत्री नहीं है, ये केवल अधिकारियों के मुख्यमंत्री बनकर के रह गए। लोग नफरत करने लगे हैं नीतीश कुमार जी से। लोग नाम सुनना पसंद नहीं करते नीतीश कुमार जी का, लोग देखना पसंद नहीं करते नीतीश कुमार जी को। पूरे बिहार में गुरुवार को कोरोना टीका का महाअभियान चलाया गया। इसको लेकर हर तबके के लोगों को प्रेरित किया गया था। गया जिले में भी 1000 टीकाकरण स्थल बनाए गए थे, जहां दूसरे डोज लेने वाले के साथ साथ पहले डोज वाले व्यक्ति ने पहुंचकर टीकाकरण स्थल पर अपना टीका लिया। दरअसल दीपावली और छठ पूजा को लेकर दूसरे राज्यों से बिहारी विभिन्न ट्रेनों व बसों से लौट रहे हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों में कोरोना वायरस भी बरकरार है, जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं सभी को टीका सुनिश्चित कराया जाए। इसी कड़ी में गया के जिला स्कूल में 7 to 9 PM वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लेने लोग पहुंच रहे हैं और लोगों को भी देने के लिए अपील कर रहे हैं। वहीं 7 to 9 टीका केंद्र के इंचार्ज राकेश रंजन ने बताया कि गया में लगभग 5 लाख लोगों को लक्ष्य रखा गया है, जबकि हमारे केंद्र पर 5000 टीका का लक्ष्य है। हमारे जिला स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर का टारगेट 5000 दिया गया है और जिला का 4.5 लाख का टारगेट दिया गया है। कौन सा डोज आपने लिया? जिला कॉलेज में पहुंचे हैं और सेकंड डोज लिए हैं। हाँ सर। आप कब लिए?
पहले तो घर पर लिए थे, 3 महीना हो गया। कितना जरूरी है कितना वैक्सीनेशन टीका लेना? जरूरी है बहुत। हम लोग के इस सब में पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कहूँ जाना रहता है, कहीं आना रहता है, इसीलिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। किसी संपर्क में नहीं आए। और जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं उनको क्या कहेंगे आप? हम कहें कि उस सबको लेना चाहिए वैक्सीन, जो ये सब की ज़रूरी है हम लोग के लिए। क्या नाम बताया अपना? पवन कुमार। हम तो गया आए हैं, रीता कुमार नाम है मेरा। किस लिए आए हैं? ये कोरोना का सुइया लगाने के लिए है, और क्या। पहला है दूसरा? दूसरा है। तो क्या जरूरी है, कितना जरूरी है ये? बहुत जरूरी है लेना। तो लेना तो जरूरी है। आपके घर में सभी लोग ले लिए? हाँ, मेरा घर में सब ले लिए। अच्छा, और लोग क्या अपील करेंगे जो नहीं लिए हैं अभी तक? लेना तो सबको चाहिए, सबको लेना चाहिए, सेफ्टी रहना चाहिए। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गया के इमामगंज में 8वें चरण के लिए नामांकन थम चुका है। दूसरी तरफ इमामगंज प्रखंड से सटे झारखंड राज्य के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बिहार और झारखंड की सीमा, जो इमामगंज प्रखंड के कोठी थाना क्षेत्र के बेलवार, लावाबार, रियासत तड़ी नदी किनारे दर्जनों दारू की मेगा भट्टी फूल फल रही है। सूत्रों ने बताया कि दोनों ओर से चठेल मैदान है। बीच में छोटे पहाड़ का फायदा उठाते हुए दारू माफिया अपना कारोबार की उगाही कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जितनी भी शराब भट्टी का संचालन हो रहा है वे सभी बिहार में ही सप्लाई देते हैं। साथ ही बताया जाता है कि खासकर बिहार में पंचायत चुनाव है, जिसके कारण अभी शराब की यहाँ ज्यादा मांग है, इसलिए बड़े पैमाने पर देशी शराब भट्टी फल फूल रही है। अब देखना यह है कि वरीय अधिकारी इस पर कितना खरे उतरते हैं। क्या चुनाव में शराब की बिक्री भी तेजी आएगी या पुलिस उसे रोकने में कामयाब होगी? घोटिया पंचायत के वार्ड संख्या 12 से मुखिया पद के लिए लालगंज निवासी मनोज कुमार ने अपना पर्चा दाखिल नगर प्रखंड कार्यालय में किया है। उन्होंने कहा कि वह अपने पंचायत में विकास के मुद्दे पर इस बार खड़े हुए हैं, जिसमें उन्हें जनता का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। वहीं इमामगंज प्रखंड के पंचायत बीकोपुर से मुखिया पद के लिए पर्चा दाखिल करने के बाद पंचायत की जनता के साथ साथ अन्य पंचायत की जनता ने पूरे रास्ते मुखिया उम्मीदवार मेहरे अंगेज खानम पति छोटन खान को फूलों के माला से अभिनंदन किया। नामांकन किए हैं, कैसा उत्साह है? ये घुटिया पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 से मुखिया पद के लिए नामांकन किए। क्या प्राथमिकता होगी जीत के बाद? आइएगा जीत के बाद पहले प्राथमिकता होगा विकास का कार्य, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पंचायत का वर्क है वो विशेष से विशेष कार्य हो। एक अनोखा चीज़ देखने को मिला, गीत गा रही हैं महिलाएं, पहले के दौर में ऐसा ही होता था, ये आपके क्षेत्र में देखने को मिला। लोग समर्थक इंसान, महिलाओं का बहुत उत्सुकता है, इस वजह से उन लोग अपना गीत गा के पंचायत के संबोधन कर रहा है, यही सबसे बड़ी आशीर्वाद दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ ग्राम पंचायत बीकोपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। इतने दबाव, इतनी दबंगताई दिखाते हैं विरोधी लोग के द्वारा दिखाने के बाद भी जनता नहीं मानी। एक सैलाब उमड़ा है जिसे आज इमामगंज ब्लॉक देखकर गदगद है। जिस टाइप से हमने विकास की गंगा बहाया था, जनता ने ये साबित कर दिया है। तो उसी हिसाब से यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देने जा रही है। अनोखा नारायण विधि महाविद्यालय के सभागार में विज्ञान एवं विधि के दृष्टि में मृत्यु पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता सह वर्गीय शिक्षक विधि विभाग बनारस विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार ने भारत में मृत्यु की एक विधि की परिभाषा होने के लिए बल दिया। उन्होंने बताया कि मृत्यु की कोई विधिक परिभाषा न होने के कारण डॉक्टरों को मृत घोषित करना अनिश्चितता का विषय हो गया है, क्योंकि आजकल यदि कोई व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर उसे कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरण के द्वारा उनके हृदय और श्वसन क्रिया को जारी रखते हैं तथा उसे कब हटाया जाए इस पर उच्चतम न्यायालय के 2 निर्णय आने के कारण कृत्रिम उपकरण को मरीज से कब हटाया जाए इसकी विधिक प्रक्रिया जटिल हो गई है। उन्होंने मृत्यु के 6 अवस्थाओं को विस्तार से उल्लेख किया। गोष्ठी की अध्यक्षता अनुग्रह मेमोरियल विधि महाविद्यालय के प्रोफेसर इंचार्ज सह विधि संकाय अध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार ने किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुग्रह नारायण मगध विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेश कुमार श्रीवास्तव और गया बार एसोसिएशन के सचिव मुरारी कुमार हिमांशु एवं कई छात्र छात्राएं उपस्थित थे। सर
उपस्थित सभी विजुअल चैनल से को आमंत्रित करता हूँ मंच पर वो कृपया मंच पर रखकर अपना आसन ग्रहण करें। हमारे मुख्य अतिथि सह डॉक्टर दिनेश कुमार श्रीवास्तव, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, जो हमारे बार काउंसिल के जो हैं और भारत के सचिव भी, स्थानीय अभिभावक, मैम आपकी गरिमा में उपस्थिति मैम इधर भी आपके आभारी हैं महाशय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। हार्दिक स्वागत करेंगे हम सभी, हम तुम्हारे राह में बैठे हुए, हम तुम्हारे राह में बैठे हुए, हाथों में ले हार बैठे हुए, हम तुम्हारे राह में। हम कदा कमाई इस सेमिनार का उद्देश्य है कि लोगों को ये बताया जाए कि किस तरह से एक विवाद खड़ा हो गया है साइंस में जो लॉ की परिभाषा है और जो विधि में लॉ की परिभाषा है। तो विधि में हमारे यहाँ इंडिया में एक लॉ की डेथ की परिभाषा होनी चाहिए। तो डेथ की परिभाषा, मृत्यु की परिभाषा विधि में क्या है और लॉ में क्या है, इसमें एक विवाद खड़ा हो गया है और उसी को लोगों को समझाने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया। तो सही बात है सर, अक्सर ये मतलब जो है आप कोई तो ऐसा काम होगा जिस पर डॉक्टर पर भी एक्शन उठाया जा सकता है, गलत डायग्नोसिस के कारण या उसके लिए फिर क्या मतलब है? डॉक्टर्स के लिए उपकरण बहुत से हैं जिनसे कि वो डिसाइड करते हैं कि डेथ हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर डॉक्टर उन उपकरण का प्रयोग करके डेथ अगर डिसाइड करता है तब तो डॉक्टर नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं होगा, नहीं तो डॉक्टर के ऊपर भी असावधानी का मुकदमा चलाया जा सकता है। और इसलिए डॉक्टर को डेथ डिक्लेयर करने के पहले, क्योंकि डेथ और लाइफ का जो है लाइफ इज वेरी प्रीशियस, आदमी का लाइफ जो है बहुत बहुमूल्य होता है और इसलिए किसी जिंदा व्यक्ति को मृतक न घोषित कर दे। लेकिन अब मृतक घोषित करने के लिए भी जो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है उनको मृतक घोषित किया जाए कि न किया जाए, इसके लिए एक विवाद खड़ा है और उस विवाद का समाधान लेजिस्लेचर को करना चाहिए, विधायिका को उसके लिए कानून बनाना चाहिए। तो यही पर्पस था इस संगोष्ठी का कि लोगों को जागरूक किया जाए इसके लिए कि विधि में मृत्यु की परिभाषा की एक आवश्यकता है जो इंडियन पेनल कोड के लिए भी लागू है। मेमोरियल कॉलेज के लॉ डिपार्टमेंट की ओर से डेथ इन द आई ऑफ साइंस एंड लॉ पर एक विस्तृत संगोष्ठी हुई और इसमें जो चर्चा हुई उसमें बहुत से निष्कर्ष लोगों के समक्ष आए। हमारा मानना था कि जो भी डेथ होती है उसका समय बहुत इम्पोर्टेंट है और वह समय जो है यह डिसाइड किया जाता है डॉक्टर कितने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं। आज के आधुनिक युग में साइंस का कौन सा आविष्कार है जिससे वह एक्चुअल डेथ का टाइम पता लग सके और डॉक्टर किस परिस्थिति में किस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं जिससे डेथ का समय पता रहे। दूसरी बात है कि डेथ जो हम लोग आज ये विस्तृत चर्चा किए वह किस तरह की डेथ को लीगल डेथ माना जाए। हम लोगों ने क्लिनिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ और
लीगल डेथ, तीनों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई और हम आशा करते हैं कि यहाँ पर जो भी चर्चा हुई है इससे हमारे विद्यार्थियों, हमारे शिक्षकों और जो भी पार्टिसिपेंट्स थे वे जरूर लाभान्वित हुए। धन्यवाद। विज्ञान एवं विधि की दिशा में मृत्यु के विषय में चर्चा की गई। वर्तमान समय में देखा जाए तो डेथ है, ये बड़ा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी सेंस में है, बहुत से ब्रेन डेड हो जाते हैं या लंबा एक कोमा में चले जाते हैं, तो उससे ये होता है कि डॉक्टर बड़े पसोपेश में होता है तो उसको डेथ डिक्लेयर करे या जीवित में। तो ऐसा बहुत सा केस हुआ है कि पुनः जो है कोमा के बाद भी उठ जाता है और बहुत से कोमा के बाद डेथ हो जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे कोमा में चले जाते हैं ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण। तो ये आज इंडिया में ये डिफाइन नहीं है कि एक्चुअल में डेथ कब डिक्लेयर किया जाए। तो मैं ये चाहूँगा कि कोर्ट या कोई एक्ट ऐसा पारित हो जिसमें डॉक्टर के नेग्लिजेंस का एक निर्धारण हो कि उनमें क्या ड्यूटी वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस आधार पे ही इसका डिफाइन हो। और मेडिकल नेग्लिजेंस मस्ट है कि इस पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के इस पे बना हुआ है, लेकिन ये स्पेशल इस पे पुनः विचार की जिससे डॉक्टर जो है, जो बहुत से डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण कोमा में चले जाते वो ना हो और जिसके कारण डेथ हो जाती है। तो ये डेथ का जो गैपिंग है इसमें थोड़ा सा कम हो। इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि, हाँ, विशिष्ट मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर DK श्रीवास्तव, प्रोफेसर ऑफ लॉ BHU, और स्पेशल अतिथि मिस्टर कुमार हिमांशु मुरारी जी, यहाँ बार के मेंबर, स्टेट बार काउंसिल के भी सदस्य हैं और यहाँ के भी स्टूडेंट रहे। और पैटर्न हमारे प्रोफेसर डॉक्टर SK श्रीवास्तव जो प्रिंसिपल AM कॉलेज रहे और इनका काफ़ी साइंस में भी है और अच्छे मतलब ढंग से इन्होंने एक्सप्लेन किया साइंस पे। और श्रीवास्तव जी हमारे DK श्रीवास्तव जी लॉ से, दोनों में अच्छा आज डिस्कशन हुआ और एक एनालिसिस किए गए कि कुछ ना कुछ इस पे रिजल्ट जरूर आएगा। गया सदर अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार की अध्यक्षता में खाद्य तेल के व्यापारियों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित शहर के प्रमुख खाद्य तेल के व्यापारियों ने भाग लिया। साथ ही साथ उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में बुलाई गई बैठक में खाद्य तेल के भंडार को प्रदर्शित करने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। इस बैठक में सभी खाद्य तेल के व्यापारियों को अपना भंडार प्रकटीकरण करने हेतु निर्देश दिया गया। मौके पर उन्होंने बताया कि खाद्य तेल के भंडार को अब भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित करना होगा। इस मौके पर उपस्थित सभी व्यापारियों ने अपनी सहमति देते हुए 100% पालन करने की बात भी कही। कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान को और अधिक गति देने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह के द्वारा बेलागंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जहां टीकाकरण की उपलब्धि कम थी, उन क्षेत्रों के टोलों में भ्रमण कर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर जिला पदाधिकारी ने बेलागंज प्रखंड के साकिर बीघा पंचायत के अंतर्गत उर्दू कन्या प्राथमिक विद्यालय समसपुर तथा आंगनबाड़ी केंद्र के वार्ड नंबर 7 और 8 में कार्यरत टीकाकरण सत्र स्थल का भ्रमण कर टीकाकरण कार्यों का जायजा भी लिया। साथ ही मुखिया तथा वार्ड सदस्यों से अनुरोध किया कि वह अपने पंचायतों और वार्डों में जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करें। बोधगया स्थित IIM में भारत सरकार के विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री का आगमन हुआ, जहां विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार ने छात्रों एवं शिक्षकों को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम का प्रारंभ डॉक्टर विनीता सहाय, डायरेक्टर IIM बोधगया ने डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह का स्वागत करते हुए किया। डॉक्टर सहाय ने IIM बोधगया के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा भी की। साथ ही राष्ट्र एवं विश्व को बेहतर शिक्षा प्रदान करने की संस्थान की प्रतिबद्धता एवं प्रयास के बारे में विस्तार से चर्चा किया। डॉक्टर सहाय ने यह भी बताया कि IIM बोधगया ने अपने संक्षिप्त कालखंड में विश्व की 18 अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से MOU स्थापित कर लिया है, जिसका लाभ सभी छात्रों और शिक्षकों को भविष्य में अवश्य होगा।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझाते हुए डॉक्टर सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में दूरदर्शिता एवं सभी जरूरी उपाय के कार्यान्वयन के प्रयास के बारे में अवगत कराया। उन्होंने यह भी कहा कि एनईपी 2020 के साथ IIM बोधगया अपने प्रयास से राष्ट्र निर्माण में अभूतपूर्व भूमिका निभा सकता है। नमस्ते, गुड इवनिंग। Dr. Vinita Sahayji, Director IIM Bodhgaya, STEM faculty members, and my dear students, friend, and also excellent faculty and dean from Nalanda University, and from my ministerial secretarial staff and the officers who are associated with me in this journey. It is a pleasure to be among you today. This beautiful afternoon, I personally believe that spending some time with you here today indeed is worth it. Interacting and addressing some of the smartest budding managers ready and eager to guide not only India but the world. At the very beginning, I will be missing on my part if I do not highlight the historical significance of this place. It is indeed a matter of pride and fortune that you are seeking knowledge in the land of enlightenment, a place which is the source of most contemplative schools of thought, of middle part and mindfulness. India has been a global front runner as education destination since the era of Buddha. Your institutions situated in the vicinity of such great center of learning as Nalanda will need enlighten you to choose a path of mindfulness. This was the land where scholars from different parts of the mindfulness, this was the land where scholars from different parts of the world assembled for the pursuit of jnana, mane gyan. It had the best library which met even our adversaries. Look in a way of us. We were more into skill-based and practical learning instead. I hope IIM Bodhgaya would imbibe the true spirit. We are trying, even as a very young campus, to implement the new national education policy in letter and spirit. So this is first course which we have started, which allows the exit option, which is one of the basic premise under national education policy. The second biggest thing which a national education policy says, as per my understanding, is to have multiple disciplines within the institutions. For long, IIM has been a standalone management school. Yes, that is our key area. That is our key, I would say, expertise, the core competency as we call it in marketing terms. But we thought that why not extend it to the areas where it is needed more. So we are in conversation with AIIMS Patna, and again I feel very happy to share that we have already signed an MOU with them. So imagine in times to come, an MBBS student would get a privilege to do an MBA from an IIM. We are already working with IIT Patna. Let's see where it goes. But for sure, I always feel that why IIT Patna should have, management of its own. Why not we partner and partner in such a way that we are able to create multiple disciplines within the setups. I was waiting for Sunaina ma'am. I think this is the second time I'm saying on a very public platform. You know it that I've already said it once, that I'm very, very interested in meeting Dr. Singh, because that is another one institution which is from central government, which is again
institute of not only national importance but international importance, and we feel that we should collaborate. So today I am requesting sir as well, you both, to take my voice to her that we must collaborate. And I think the whole philosophy of cooperation is far, far better than competition. And this is what I also keep sharing with my students, that 1 and 1 is always 11. So yes, in that context also we are adding a lot of cross-discipline functions. This student group may look small, sir, but then my students are all over the campus, and since we already know that in Corona we can't bring them all at one location, but they are going to listen to you from wherever they are. गया में एक बार फिर लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें आचार व्यवसाय से 1,20,000 की लूट का मामला प्रकाश में आया है। आचार व्यवसायी चंदौती स्थित पीएनबी बैंक से रुपए निकासी कर बाइक से वापस अपने घर जा रहे थे, तभी गया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरोगी पेट्रोल पंप के निकट पीछे से आ रहे पल्सर सवार 2 बदमाशों ने चलती गाड़ी से आचार व्यवसायी के पास रहे पैसों से भरा बैग को छीनकर तेजी से फरार हो गए। जब तक आचार व्यवसायी रेवतीकांत पांडे समझ पाते, तब तक पल्सर सवार बदमाश रफू चक्कर हो चुके थे। पीड़ित आचार व्यवसायी सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है। क्या घटना हुई आपके साथ? हम पीएनबी चंदौती ब्रांच है ना, वहाँ से हम अपने सेविंग बैंक से अकाउंट से 1,35,000 रुपया निकाले थे। तो एक्चुअली बैग में हमारा सब सिंपल रहता है, चेक और कागज सब कलेक्शन का, तो उसमें 1,20,000 एक आदमी को देना था, तो हम रख दिए थे और 15,000 ऑलरेडी पॉकेट में रखे जैसे कि। और नीचे आए गाड़ी से, गाड़ी अपना हेलमेट पहने, बैग जैसे कि बैग आगे करके रखे हुए थे इजीली, समझ रहे ना, ऐसे सीधे हम आ रहे थे ना, जैसे कि जहाँ जाना था तो सीधे आ रहे थे। तो वही सरोगी पेट्रोल पंप है, सरोगी पेट्रोल पंप के पहले राजस्थान होता है जहाँ मोटरसाइकिल 2 व्हीलर बनती है, वही रोड पर। तो जैसे हम जा रहे हैं सीधे, एकदम सटा आदमी, सटा बस तुरंत जैसे कि लिया, तब ले हमें गाड़ी एम्बुलेंस हुआ, तो हमने आभास हो गया कि हमारे साथ घटना घटी, समझ रहे ना। लेकिन थोड़ा सा नर्वसनेस आया, हम आवाज़ दिया कि भाग रहा चोर, हमारा जैसे बैग लेकर छीन कर भाग रहा जैसे कि। आगे राज बस स्टैंड है ना, वहाँ पर एक बस, स्कूल बस आई, समझ रहे ना। तो बस आई तो ब्रेकिंग हुआ, लेकिन बस को पता नहीं था, बस दाएं हुआ, बस तुरंत निकल गया। हम पीछे करते, आवाज़ करते करते जैसे पब्लिक देखा कि क्या आवाज़ पब्लिक बोल रहा है आदमी जैसे कि, तब तले जो है ये पावर हाउस का मोड़ है, पावर हाउस के मोड़ से पता ही नहीं चला कि दाएं गया कि आगे गया कि बाएं, जैसे हम अकेले थे जैसे कि। वो 2 सदस्य थे, पल्सर से थे, समझ रहे ना। वो पीछे वाला जो है चेक धारी शर्ट जो है कि पहने हुए था, थोड़ा सा हिस्ट पुष्ट आदमी था जैसे कि, समझ सचना में थाना सिविल लाइन थाना में मैंने एप्लीकेशन आवेदन दे दिया है। कितना रकम था? 1,20,000 था। और कुछ कागज है, चेक है, उसमें थी आधार कार्ड का फोटो है, कलेक्शन का बिल का है, जैसे कि मार्केट में जो देते हैं पार्टी लोग का, उसमें कुछ कलेक्शन का बिल का है जैसे कि, और सैंपल है अचार मसाला का। सब क्या व्यवसाय करते हैं? प्रिया अचार का है हमारा, मसाला का अचार का व्यवसाय। क्या लगता है कहाँ से सेटिंग करता हूँ? ये तो हमको लगता है कि बैंक से ही, तभी ना जैसे कि देखा तब ने बैग पे ही वार किया, किसी हथियार से नहीं हम पर वार किया। हथियार से करता है या तो गिर जाते या लड़खड़ाते, आवाज़ आता और पब्लिक मूवमेंट आता, जैसे कि यूजुअली जैसे लगा कि जानकारी हो, समझ रहे ना। जैसे हम बैंक में हमेशा जाते हैं उसी तरह से जाते हैं या उधर कलेक्शन। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 को लेकर क्षेत्र अन्वेषक का 1 दिवसीय प्रशिक्षण गया में संपन्न हुआ। ज्ञात हो के जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान गया, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय गया और प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शेरघाटी में क्षेत्र अन्वेषक को इसका प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर बताया गया कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के तहत 12 नवंबर को गया के 156 विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं से प्रश्नोत्तरी प्राप्त की जाएगी। गया रेलवे जंक्शन पर चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर खड़ी गाड़ी संख्या 03356 गया क्यूल मेमो पैसेंजर के बॉगी संख्या 041238 के ऊपर रैक पर लावारिस हालत में एक पिट्ठू बैग पुलिस ने बरामद किया। बैग में झारखंड निर्मित कुल 53 अदद स्पेशल विस्की थी। इस संदर्भ में रेल थाना गया में कांड बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।